हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की चर्चा करेंगे, यानी कि ऐसे स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ऐसे स्रोतों की चर्चा करेंगे जो परंपरागत स्रोत के विकल्प के रूप में हमारे सामने उभरे हैं। ऐसे स्रोतों की हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो एनर्जी के हैं वो कौन कौन से हैं। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोफ्यूल और बायोगैस एनर्जी। ये सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये ऐसे स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जो कि समाप्त होने वाले जो स्रोत हैं, जो जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स जो पाए जाते हैं, उनके लिए ये अल्टरनेट सोर्स हैं। और यही वो सोर्स हैं जिस पे हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं। यही वो सोर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं और यही वो सोर्स हैं जो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए जो कन्वेंशनल सोर्स हैं उनको बचा के रखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इन सब की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के लिए ये सोलर पैनल लगाया जाता है और यही सोलर पैनल पे जो फोटॉन्स होते हैं, जो सूर्य से जो तरंगे विकिरण आती हैं वो उनमें ऊर्जा फोटॉन्स के रूप में होती हैं और वो फोटॉन्स इस पे जब गिरते हैं तो यहाँ से ये जो फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं उनके माध्यम से यही प्रकाश तरंगें विद्युत तरंगों में कन्वर्ट हो जाती हैं और उससे हम अलग अलग तरीके से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये मैप दिखाया गया है कि भारत में सबसे अधिक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की संभावनाएं कहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो हम इसमें मैप में इजीली हम देख सकते हैं जो भी डार्क एरिया है वहाँ पे सोलर एनर्जी की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं और जो लाइट एरियाज़ हैं, जो भी लाइट एरियाज़ हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी की संभावनाएं सबसे कम होती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत में जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, खास करके जो राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र है, वहाँ पे सोलर एनर्जी की संभावनाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। पहले ही बताया गया कि जो सौर ऊर्जा होती है उससे ऊर्जा विकिरण के रूप में आती है और ये विकिरण के रूप में जो ऊर्जा आती है वो फोटॉन्स के रूप में छोटी छोटी जो प्रकाश तरंग की जो पेटिकाएं पाई जाती हैं उनके रूप में ये ऊर्जा सूर्य से हमारी पृथ्वी तक आती है और इन्हीं जो छोटी छोटे फोटॉन्स होते हैं उनसे हमको जो ऊर्जा मिलती है वही हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला जो यंत्र है उसको कहते हैं फोटोवोल्टेइक सेल, प्रकाश वोल्टिक सेल या सौर सेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये जो सौर ऊर्जा होता है इसको हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का सबसे स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और प्रदूषण रहित स्रोत है, यानी कि इससे किसी तरीके का प्रदूषण नहीं होता है, पर्यावरण एकदम स्वच्छ रहता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली मिलती है। इसके अलावा ये ऐसे सोर्स हैं जिनको हम दुर्गम क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हम जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम नहीं पहुँचा सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में हम सोलर जो प्लेट्स होती हैं उनको लगा के और हम सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए भारत में जो सोलर एनर्जी है वो दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से लोकप्रिय होता जा रहा है। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है, ऐसे क्षेत्रों में जो सोलर एनर्जी है वो एक बिजली क्रांति ला दी है सोलर एनर्जी ने। इसके क्षेत्र हमने पहले ही देखे कि भारत में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो एनुअल रेडिएशन है सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे क्षेत्रों में सोलर एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और ये क्षेत्र हमारा भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, खास करके पश्चिमी राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनुअल रेडिएशन पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सूर्य से आने वाली विकिरण है वहीं पे सबसे ज़्यादा पड़ती है
उसका कई सारा कारण है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल में नमी कम होती है और वहाँ पे बलुआ क्षेत्र है, जिसकी वजह से जो बालू होता है वो बहुत तेज़ी से ऊष्मा को अवशोषित करता है। वायुमंडल में नमी न होने की वजह से वहाँ बादल की संभावनाएं कम होती हैं, और जब आसमान साफ होगा तो सोलर रेडिएशन अपने आप ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। इसी वजह से ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सोलर रेडिएशन, एनुअल सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा मिलता है, और यहीं पे सोलर एनर्जी का निर्माण करने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पवन ऊर्जा। जब पवन के माध्यम से, यानी कि जो हवा चलती है जो एक निश्चित दिशा में चलती है, जिसको हम पवन कहते हैं, जब उसका उपयोग हम टरबाइन को घुमाने में करते हैं और वो टरबाइन घूमता है, तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में, या जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। अब पवन जहाँ ज़्यादा तेज़ चलेगी वहीं पे जो पवन से निर्मित जो विद्युत ऊर्जा है वो ज़्यादा मिलेगी। पवन चलती इसलिए है क्योंकि जहाँ पे भी वायु दाब में अंतर थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत तेज़ी से पाया जाता है, वहाँ पे जो विंड स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसे क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वायु दाब में अंतर ज़्यादा हो, और वो क्षेत्र भारत में जो तटीय क्षेत्र हैं, खास करके जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में विंड सबसे तेज़ स्पीड से चलती है, क्योंकि यहीं वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्थल और जल दोनों ही पाए जाते हैं। और स्थल जो होता है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊष्मा को अवशोषित करता है और उतनी तेज़ी से ऊष्मा निकाल भी देता है। और जो अगर हम जल की बात करें तो जो जल वाला क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, यानी कि ऊष्मा अवशोषित उसमें बहुत धीमे गति से होती है, क्योंकि जल में संचलन होता है और उसकी पूरा ऊपर से नीचे तक लेयर को गर्म होना होता है, इसलिए जल को गर्म होने में बहुत समय लगता है और वो उसको ठंडा होने में भी उतना ही समय लगता है। तो जहाँ स्थल भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, वहीं जो जल वाला भाग होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए स्थल भाग पे जो टेम्परेचर होता है और जल वाले भाग पे टेम्परेचर होता है, उन दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। और टेम्परेचर से ही नियंत्रित होता है एयर प्रेशर। जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहाँ एयर प्रेशर हाई होता है, यानी दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। अब इस वजह से यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे एक तरफ एयर प्रेशर दूसरा और एक तरफ एयर प्रेशर दूसरा होता है। यानी अगर यहाँ पे एयर प्रेशर लो होगा तो यहाँ एयर प्रेशर हाई होगा, यहाँ एयर प्रेशर हाई होगा तो यहाँ लो होगा, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे दोनों मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो एयर प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इस वजह से यहाँ हवाओं की जो गति होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। एयर प्रेशर में अंतर जितना कम होगा हवाओं की गति उतनी धीमी होगी, और एयर प्रेशर में अंतर जितना ज़्यादा होगा हवाओं की गति उतनी ही तेज़ होगी। और जब हवाओं की गति तेज़ होगी तो टरबाइन बहुत तेज़ी से घूमेगा, और जब बहुत तेज़ी से घूमेगा तो उतनी ही ज़्यादा विद्युत ऊर्जा हमको मिलेगी। तो इसलिए ज़्यादातर जो पवन ऊर्जा की संभावनाएं होती हैं वो तटीय क्षेत्र में उसकी संभावना ज़्यादा पाई जाती है। अब इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो तटीय क्षेत्र से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, केरल है, ये पूरा जो तटीय राज्य हैं वहाँ पे इसकी संभावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कहाँ पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से उपयोग की जा रही है, तो हम देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे जो पवन ऊर्जा है वो प्रभावी रूप से उपयोग की जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं बायोगैस। तो बायोगैस जो भी जीवों का जो अपशिष्ट होता है उसको जब हम सड़ा गला के
उससे जो निकलने वाली गैसें हैं मीथेन और इथेनॉल, उसका जब हम प्रयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए या ताप ऊर्जा के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं जैव ऊर्जा। यानी कि जीवों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी बेकार पदार्थ होते हैं, वो जब सड़ते हैं, उनको जब हम सड़ाते हैं तो सड़ाने की वजह से 2 गैसें निकलती हैं, मीथेन और इथेनॉल। ये ही जो गैसें होती हैं उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिससे हम विद्युत ऊर्जा के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या खाना बनाने के लिए उसको हम ताप ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे हम जैव ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जैव ऊर्जा के 2 फायदे हैं, क्योंकि इससे हम विद्युत ऊर्जा के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ताप ऊर्जा के रूप में हम इससे खाना भी बना सकते हैं। ठीक ऐसे ही सौर ऊर्जा भी है, उससे भी हम विद्युत के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम बल्ब भी जला सकते हैं। और जहाँ सोलर कुकर होता है उसमें हम उससे ताप ऊर्जा के रूप में खाना भी पकाते हैं। क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि का उत्पादन किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है, और फसलों के कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जिनको हम बड़े बड़े टैंक बना के और उसमें हम उसको डाल के सड़ा के और उससे हम बायोगैस निकाल सकते हैं, और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं खाना बनाने में, और विद्युत उत्पन्न करने में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। भारत में जो भी नगर पालिका का कचरा है, उससे बायोगैस बनाने का जो प्लांट लगाया गया है, वो नई दिल्ली में ओखला में लगाया गया है अभी, जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। यानी कि जब भी भारत में टाइड आता है, ज्वार आता है, तो जब पानी सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है, तो उस ऊपर उठे पानी को जब हम एक जलाशय में एक जगह स्टोर करते हैं और फिर धीरे धीरे बांध की तरह से टरबाइन पे गिराते हैं, और उससे जब हम टरबाइन चलाते हैं और विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। तो जनरली जो ज्वार का पानी होता है, वो जितने भी संकरे क्षेत्र होते हैं, खाड़ी वाले क्षेत्र, जैसे गुजरात का ये कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र है या खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, ऐसे जो खाड़ी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे सक्सेसफुली हम ज्वारीय ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जो संकरे क्षेत्र होंगे वहाँ बांध बनाना भी ईजी होगा। जो संकरे क्षेत्र होंगे वहाँ पे बांध बनाना इजी होगा, और वहाँ पे हम जब टाइड आता है, पानी ऊपर उठता है, तो वहाँ पे ऊपर उठे पानी को हम पीछे जो जलाशय बनाते हैं उसमें हम रोक सकते हैं, और फिर उस बांध के माध्यम से हम धीरे धीरे टरबाइन पे गिराते हैं, नीचे से जो टरबाइन है उस पे गिराते हैं, और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टरबाइन चला के। तो इसका क्षेत्र हम मेनली देखते हैं कि पश्चिमी तट पे जो गुजरात है, पूरा गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र, उसमें कच्छ की खाड़ी और इधर खंभात की खाड़ी है। इन दोनों खाड़ियों वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे हम इसको जो ज्वारीय ऊर्जा है उसका सबसे अधिक प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की जो संभावनाएं हैं वो पश्चिमी तट पे पाई जाती हैं। इसके अलावा जो सुंदरवन का जो क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में स्थित जो क्षेत्र है, वहाँ भी टाइडल एनर्जी की कुछ संभावनाएं हैं। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, यानी भूमि के अंदर जो तापमान है, जब हम उसका प्रयोग करते हैं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, तो उसी को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। यानी पृथ्वी के अंदर के ताप को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पूरा मैग्मा भरा हुआ है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और वही सबसे ज़्यादा ऊष्मा, सबसे बड़ा ऊष्मा का स्रोत है। और उसी ताप ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको जब भाप में कन्वर्ट किया जाता है और उससे ऊर्जा निकाला जाता है, तो उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत उन्हीं स्थानों पे पाए जाते हैं जहां धरातल के नीचे का टेम्परेचर और ऊपर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है।
क्योंकि जब अंतर बहुत ज़्यादा होगा तो वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत तेज़ी से काम करेगी, और जितना ज़्यादा वाष्प बनेगा उतनी ही तेज़ी से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसीलिए जहाँ भी जो पृथ्वी के अंदर तो तापमान हर जगह लगभग इक्वल है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो अलग-अलग पाया जाता है। भारत के इस क्षेत्र में सरफेस का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर कुछ अलग होगा। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो पृथ्वी के अंदर और ऊपर टेम्परेचर में जो अंतर पाया जाता है वो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे ये भारत का जो उत्तर भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वतमाला, या ये मध्य भारत में विंध्य श्रेणी और इसके साथ मैकाल श्रेणी, ये पूरी श्रेणी है। यहाँ सह्याद्री श्रेणी, यहाँ अरावली श्रेणी, इस तरीके के छोटी छोटी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम होता है और पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ भाप बनने की, वाष्प बनने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी वाष्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि भारत में जितने भी ठंडे क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश ठंडा क्षेत्र, उसके अलावा लद्दाख की पूर्णा घाटी जम्मू कश्मीर में जो स्थित है वो पूरा ठंडा क्षेत्र है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। वहीं पे एक परियोजना लगाई गई है जिससे भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये हो गए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की चर्चा हो गई। अब देखते हैं ऊर्जा संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो सतत पोषणीय विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी कन्वेंशनल सोर्स हैं, जैसे जो भी फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए उनके जगह हमने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज की, और इसकी वजह से हम लेकिन फिर भी हमें ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी हमें आज भी डेवलपमेंट करना है और भविष्य में भी हमको डेवलपमेंट ये बरकरार रखना है, जिसकी वजह से संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो यहाँ कई सारे उपाय दिए गए हैं जिससे हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले एक जागरूक नागरिक बनना है, और जागरूक नागरिक के हैसियत से हमें कम से कम निजी वाहनों का उपयोग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना है, क्योंकि जब हम निजी वाहनों का उपयोग करते हैं तो उसमें ज़्यादा हम एनर्जी खर्च करते हैं, क्योंकि हमको अगर अकेले निकलना है और हम 4 व्हीलर लेके निकलें, उससे बेहतर ये है कि हम बस से निकलें। तो जहाँ पे वो 10 लोगों को जितनी एनर्जी में वो ढोएगा उतनी ही एनर्जी में वो 20 लोग को भी ढोएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि एनर्जी के जो सोर्सेज होंगे वो बचे रहेंगे हमारे। तो इसलिए हमें निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन पे निर्भरता अपनी कम करनी चाहिए। इसके अलावा उपाय हम देख सकते हैं कि जब भी विद्युत उपकरणों, जो भी हम, जैसे फ़ैन है, लाइट है, अगर इसका जब हम रूम में रहते हैं तब तो चलाते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि रूम से बाहर जाने के बाद भी वो चलता रहता है यूँ ही। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रूम से बाहर जाएं या जब भी उसका उपयोग ना हो तो हम ऐसे विद्युत उपकरणों को बंद कर दें, जिससे कि कम से कम एनर्जी खर्च हो। बिजली बचाने के लिए जो भी नए नए उपकरण आजकल आ रहे हैं, जैसे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग, यानी कि जो स्टार की रेटिंग की जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बेस पे की जाती है। यानी 3 स्टार वाले जो उपकरण होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज़ करेंगे उससे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे 4 स्टार वाले उपकरण। 5 स्टार वाले जो उपकरण हैं वो और भी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमको बिजली की कम खपत करने वाले उपकरणों को यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा सभी को जागरूक होना चाहिए। हमको ऊर्जा का एकदम सही से उपयोग करना चाहिए, कहीं भी उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए।
थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।